हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, सुंदर होंगे, प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज हम एक बहुत ही बेहतरीन क्लास देखने वाले हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए कि सर, जो आपका चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 है, जो हमारा पार्ट 1 है केमिस्ट्री का, उसमें रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स, तो इसके बारे में कुछ रिवीजन कराइए सर। तो ये कमेंट्स मेरे पास आए, तो मैं इस चैप्टर को लेकर के आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रहा हूँ और कुछ अगली 2 या 3 वीडियोस इसी चैप्टर से कनेक्टेड आपको देने का प्रयास करूँगा, ताकि बोर्ड में आप लोगों को अधिक से अधिक लाभ हो सके बच्चों। तो जल्दी से शुरू करते हैं। रासायनिक बलगतिकी, केमिकल काइनेटिक्स, इसमें से हम इम्पोर्टेंट चीज़ें देखेंगे बच्चों। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊँगा इस चैप्टर में, आप नोट कर सकते हैं, रासायनिक, है ना, क्या नोट करेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, है ना, रासायनिक अभिक्रिया का वेग, या इसी को बोलते हैं बच्चों रासायनिक अभिक्रिया की दर। इंग्लिश में इसको बोला जाता है बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है सर, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया की दर या रासायनिक अभिक्रिया का वेग, ये क्या होता है बच्चों, इस पे हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे और फिर इस चैप्टर में आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, आपको पता होना चाहिए। मान लीजिए ये हमारे पास कोई 2 पदार्थ हैं, एक A है, दूसरा पदार्थ हमारा B है, और ये दोनों पदार्थ आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ क्रिएट कर देते हैं C। A और B आपस में क्रिया करते हैं और वो बनाते हैं C। तो इसमें जो बच्चों जो A और B है, आपको पता है ये अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, तो इसलिए इनको हम बोलते हैं अभिकारक। और अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बनता है उसको हम बोलते हैं बच्चों उत्पाद या क्रियाफल। ठीक है, तो ये अभिकारक हमारे कौन हुए? A और B, और C हमारा हुआ उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट। तो बच्चों होता क्या है, जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक क्रिया करते हैं और किसी नए पदार्थ का वो निर्माण करते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करें और किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इसी को बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, यही होती है हमारी केमिकल रिएक्शन। तो रासायनिक अभिक्रिया का वेग या दर, ये क्या चीज होती है? तो बच्चों देखिए, अगर कोई रासायनिक क्रिया चल रही है, ये रासायनिक क्रिया चल रही है, ये हमारे पास अभिकारक हैं, तो अगर हम प्रारंभ में देखें, शुरुआत में जब देखें, जब ये क्रिया शुरू नहीं हुई है, तो उत्पाद क्या होगा? 0 होगा। उत्पाद प्रारंभ में क्या होता है? 0 होता है। जब समय t बराबर 0 यानी कि कोई समय नहीं हुआ है, तो उस समय पर उत्पाद क्या होता है बच्चों? 0 होता है। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे समय बीतना शुरू होता है, तो ये A और B के जो हमारे अणु या परमाणु होते हैं बच्चों, ये परस्पर क्रिया करनी शुरू कर देते हैं। और जब क्रिया शुरू हो जाती है तो क्या होगा? फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होना शुरू हो जाते हैं, बदलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो मानने की बात देखिए, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पे, ये हमारे पास इतने परमाणु मान के चलिए कि भाई इतने परमाणु हमारे पास हैं। ठीक है, इस अभिक्रिया में अब जब शुरुआत हुई थी तो तब क्या थी? प्रोडक्ट में शुरुआत में क्या हुआ? प्रोडक्ट 0 था। लेकिन कुछ समय के बाद इसमें से अभिकारक में से जो अणु है वो परस्पर क्रिया करके प्रोडक्ट में चेंज होने शुरू हो जाते हैं। ये तो 0 था, 0 0, इसमें चेंज होने शुरू हो जाते हैं। तो ये संख्या इधर कितनी हो गई? अब 2 हो गई। और देखो कितने थे ये? 3 और 3 6 थे। 6 में से 2 वहां चले गए, तो यहाँ कितने बच गए बच्चों? 2। ठीक है, 2 बच गए ना, तो 2 बचे, वहां कितने हो गए? 2। तो 0 से यहां संख्या कितनी हुई? 2, जबकि यहां 6 से संख्या कितनी रह जाएगी? 4। तो जब कोई रासायनिक क्रिया संपन्न होती है बच्चों, रासायनिक क्रिया संपन्न होने में जो हमारे अभिकारक होते हैं, रिएक्टेंट होते हैं, उनकी सांद्रता में कमी आती चली जाती है बच्चों, है ना, कमी आएगी सांद्रता में। जबकि जो हमारा उत्पाद होता है उसकी सांद्रता में रासायनिक अभिक्रिया के दौरान वृद्धि होती है, बढ़ती है, वो सांद्रता बढ़ती है। तो देखिए यहां कितनी थी? 0,
यहाँ कितने हुए 2। अब यहाँ प्रारंभ में कितने थे बच्चों 6 और कितने रह गए 4। तो जितने भी अणु परमाणु प्रोडक्ट में चेंज होते रहेंगे उतना ही मानिए कि अभिकारक की सांद्रता घटती चली जाएगी और जो हमारा उत्पाद होता है उसकी सांद्रता में वृद्धि होती चली जाएगी। तो क्या बात हमने देखी कि भाई जब भी कोई रासायनिक क्रिया होती है, एक बात नोट रखो, जब भी कोई रासायनिक क्रिया होती है तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन होता है। परिवर्तन तो उत्पाद की सांद्रता में भी होगा। परिवर्तन का मतलब पहले वो 0 था, अब वो कितना हो गया 2, तो परिवर्तन तो आया। इसी प्रकार जो अभिकारक है उसकी सांद्रता में भी परिवर्तन हुआ। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है तो अभिकारक और उत्पाद इनकी सांद्रता में क्या क्या आता है, परिवर्तन आता है। और सांद्रता में जो परिवर्तन आया है ना, सांद्रता में परिवर्तन जो आया, ये परिवर्तन कितने समय में आया, ठीक है, कुछ समय के बाद ये परिवर्तन आता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन जो होता है, कितने समय में परिवर्तन आया, वो ही दर हमारी क्या कहलाती है, रासायनिक अभिक्रिया की दर या रासायनिक अभिक्रिया का वेग कहलाती है। तो क्या इसका हम डेफिनेशन लिख सकते हैं बच्चों? तो इकाई समय में, ठीक है, क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं, देखिए क्या डेफिनेशन लिखेंगे, इकाई समय में किसी अभिकारक, ठीक है बच्चों, इकाई समय में किसी अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को उस अभिक्रिया का वेग या उस अभिक्रिया की दर कहते हैं। ठीक है भाई, उस अभिक्रिया की वेग या दर कहते हैं। तो अब इसको निकालने का फार्मूला क्या होगा भाई? तो अभिक्रिया की दर और जो ये वेग होता है भाई, इसको डिनोट करते हैं सर स्मॉल आर से। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। तो अभिक्रिया की दर बराबर, ठीक है, क्या होगी भाई बताओ जल्दी से मुझे। अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे लगने वाला समय। ठीक है, तो अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग निकालने का क्या फार्मूला बताया? अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे लगने वाला समय। इस फार्मूले से किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को ज्ञात किया जा सकता है बच्चों। अब देखो इसमें दोनों चीजें आ गई, इसमें अभिकारक भी आ गया, इसमें उत्पाद भी आ गया। अभी मैंने आपको बताया था कि जब कोई रासायनिक क्रिया संपन्न होती है बच्चों, याद रखो, जब कोई रासायनिक क्रिया संपन्न होती है भाई, तो उसमें अभिकारक की सांद्रता में कमी आती है और उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? अभिक्रिया की दर R बराबर, ठीक है भाई, अगर अभिकारक के केस में लिखेंगे बच्चों तो क्या लिखेंगे? अभिकारक या अभिकारकों, ठीक है, अभिकारक की सांद्रता में क्या होगी? कमी। सांद्रता में कमी बटे लगने वाला समय। ठीक है बेटा, तो देखो अभिक्रिया की दर, अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे लगने वाला समय। और दूसरी बात क्या निकल के आ सकती है इसके बारे में ही? अभिक्रिया
की दर, ठीक है, R बराबर क्या निकल के आ सकती है बच्चों, बताओ जल्दी से मुझे, जल्दी बताइए क्या निकल के आ सकती है। अभिकारक की जगह क्या आ जाएगा बच्चों, उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, उत्पाद की सांद्रता में सदैव वृद्धि होती है बच्चों, सांद्रता में वृद्धि बटे लगने वाला समय, ठीक है भाई। तो देखो अगर हम अभिकारक के लिए कर रहे हैं तो अभिकारक की सांद्रता में कमी बटे लगने वाला समय, और उत्पाद के लिए कर रहे भाई तो उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे लगने वाला समय। ये हमारे पास इसके कुछ फॉर्मूलेज हो सकते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए सर, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए, ठीक है भाई, जैसे हमने कोई रिएक्शन ली बच्चों A + B = C, ठीक है। अब इसमें हमें पता है कि जो A है और B है ये दोनों अभिकारक हैं, या इसको हम ऐसे लिख लें, ऐसे लिख लें क्या, पहले चलो ऐसे लिख लेते हैं जल्दी से, क्या है A to B, कोई अभिक्रिया रासायनिक क्रिया है हमारी A to B। तो इसमें A जो है वो अभिकारक है बच्चों, क्रिया में जो भाग लेता है वो अभिकारक होता है, क्रिया के पश्चात जो बनता है वो उत्पाद होता है। तो देखो इसके लिए अभिक्रिया की दर क्या हो सकती है, A to B के लिए अभिक्रिया की दर, ठीक है, बराबर, बताओ A क्या है, अभिकारक है ना, तो अभिकारक है तो क्या लिखोगे, A की सांद्रता में कमी बटे लगने वाला समय, ठीक है भाई, बराबर क्या, B आ गया ना, B की सांद्रता में क्या होती है बच्चों, B क्या है, उत्पाद है, तो उत्पाद की सांद्रता में क्या होती है, वृद्धि होती है। B की सांद्रता में वृद्धि बटे लगने वाला समय, ठीक है भाई। तो ये इसके लिए होगा। अब देखो कैसे इसको हम कर सकते हैं, तो आगे कैसे करेंगे, अभिक्रिया की दर यानी कि R बराबर, ठीक है सर। तो A की सांद्रता में कमी को डिनोट करने के लिए बच्चों हमें यहाँ लगाना होगा एक माइनस का निशान, ठीक है, एक नेगेटिव चार्ज किस चीज़ को डिनोट करेगा कि इसकी सांद्रता में कमी हो रही है। किसकी सांद्रता में कमी हो रही है बताओ, A की सांद्रता में क्या हो रही है, कमी हो रही है, ठीक है। तो ये होगा हमारा -A और लगने वाला समय हमारा क्या हो जाएगा, बताओ जल्दी से, लगने वाला समय क्या हो जाएगा, T, ठीक है, A बटे लगने वाला समय, ठीक है। तो सांद्रता में कमी हुई या वृद्धि हुई तो परिवर्तन तो हुआ ना, तो यहाँ क्या लगा देते हैं, डेल्टा, और डेल्टा ही यहाँ क्या आ जाएगा, T, परिवर्तन, बराबर, ठीक। B की सांद्रता में वृद्धि हुई तो यहाँ माइनस तो लगेगा नहीं, तो सीधा क्या लगा दोगे, डेल्टा B बटे लगने वाला समय क्या हो गया, डेल्टा T। तो देखो इसके लिए दर जो है वो ये हो जाती है सीधी एक सीधी सी इक्वेशन की अगर बात करें तो क्या इक्वेशन आई भाई बताओ, अभिक्रिया की दर R बराबर -ΔA/ΔT। परिवर्तन किसको बोलते हैं, परिवर्तन किसको बोलते हैं, देखो परिवर्तन क्या होता है भाई, परिवर्तन मान लीजिए प्रारंभ में कोई चीज़ A1 थी, बाद में वो चीज़ क्या होगी, A2। तो जब परिवर्तन होगा बच्चों तो परिवर्तन के लिए क्या होता है, A2 यानी कि बाद में जो हुआ और माइनस पहले जो था, ये हमारा परिवर्तन हो जाता है। और परिवर्तन शब्द जहाँ भी आता है उसके लिए यूज होता है डेल्टा, क्या जो यूज होता है, डेल्टा। तो A2 - A1 ये परिवर्तन है जो बराबर होगा किसके, डेल्टा A के, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम समय की परिवर्तन की बात करें भाई, शुरू में समय कितना था, T1 था, बाद में समय कितना हो गया, T2 हो गया। तो परिवर्तन क्या हुआ बच्चों, T2 - T1, और T2 - T1 है तो परिवर्तन आया, तो इसको यूज कर लेंगे क्या, डेल्टा T। तो इस प्रकार से आप इसको नोट करें कि किस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं, जल्दी से नोट करिए, जल्दी नोट करिए। जो बच्चे, मैं हर वीडियो में आपको कहता हूं भाई कि जो बच्चे नोट करते हैं वो बच्चे सबसे बढ़िया होते हैं भाई, ठीक है भाई। A की सांद्रता में कमी लगने वाला समय, B की सांद्रता में वृद्धि
लगने वाला समय। ठीक है सर, इसको आपने नोट कर लिया होगा, कर लेना चाहिए। जो बच्चे, भाई आप ही की फरमाइश पे ये वीडियो बना रहा हूँ, आप ही ने कहा, कहीं आप देखिए इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें आपने कमेंट करके कहा कि सर केमिकल काइनेटिक्स से वीडियो दीजिए। तो मैं तो भाई आप जो कह रहे हैं वही काम करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं तो आपके साथ हूँ। ठीक है, अब आप कितना मेरी बात को मानते हैं वो आपको पता होगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से होगा। चलिए मिटा दो इसे। चलो, बहुत ध्यान से अगर देखेंगे ना बच्चा तो बेटे सब चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, और भाई अगर अलट फलट देखोगे साधारण भाषा में, मतलब लापरवाही से देखोगे, तो फिर कुछ चीज़ समझ में आने वाली नहीं है। तो चलो एक दो चीज़ें मैं और समझा देता हूँ बच्चों जल्दी से। देखो मैं बहुत तेज़ी से आपको इसमें समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। वे क्वेश्चन बताऊँगा जो क्वेश्चन यहाँ से आने ही आने, जिसको मैंने पिछले वाली वीडियो में 100% दिखवाए थे ना आपको बच्चों। लेकिन उसके लिए कुछ पहले सीखना तो पड़ेगा ना भाई, जब भी तो क्वेश्चन हल होंगे। लेकिन चाहे आपने पढ़ लिया हूँ, 13 तारीख को उत्तराखंड बोर्ड का पेपर है, 13 मार्च को उत्तराखंड बोर्ड का पेपर है। ठीक है भाई, अब चलो जी सर, अगर एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल नंबर 2 अगर हमारे पास आ जाए भाई a + b = c, तो इसके लिए हम औसत दर या दर कैसे लिखते हैं भाई? तो देखो कैसे लिखेंगे भाई, अभिक्रिया की दर है ना, तो क्या होगी, a और b देखो दोनों के दोनों ही अभिकारक हैं, तो दोनों की सांद्रता में क्या होगी बच्चों, कमी होगी, है ना। तो इसके लिए क्या यूज होगा, माइनस a के लिए ΔA/ΔT बराबर b भी क्या है, b भी अभिकारक है बच्चों। तो यहाँ b के लिए भी हमें शुरू में क्या लगाना पड़ेगा, माइनस क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि b की सांद्रता में भी कमी होगी। तो ΔB/ΔT बराबर, ठीक है बच्चों। इसके बाद बराबर में क्या बना, c। अब c क्या है, हमारा उत्पाद है। उत्पाद की सांद्रता में बच्चों होती है वृद्धि, तो यहाँ माइनस नहीं लगता, यहाँ लगेगा सीधा प्लस। तो ΔC/ΔT। तो इस अभिक्रिया a + b = c के लिए अभिक्रिया की दर या औसत दर कह लो, वो होगी माइनस ΔA/ΔT बराबर -ΔB/ΔT बराबर ΔC/ΔT। ठीक है, इसको बोलते हैं औसत दर। इसको बोलते हैं, डेल्टा लग गया। अब जो हमारा एक दर इसमें आती है बच्चों, और क्या एक दर मैं आपको बता दूं, कहीं तात्कालिक दर। तो तात्कालिक दर अगर निकालनी हो, है ना, तो तात्कालिक दर के लिए क्या करते हैं, याद रखो, डेल्टा के स्थान पर डी का प्रयोग करते हैं, स्मॉल डी का। डेल्टा के स्थान पर किसका, देखो मैं आपको बहुत तेजी से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आप किसी भी तरीके से कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, तो याद रखना मेरी बात। तो किसके लिए डेल्टा के स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे, डी का प्रयोग अगर कर देंगे तो फिर ये हमारी हो जाएगी तात्कालिक दर। फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 ले लेते हैं बच्चों। तो जैसे हमें किसी ने कहा a + b = c + d, ठीक है, के लिए अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग लिखिए, अभिक्रिया की दर लिखिए। ये क्वेश्चन आया सपोज दैट। तो इसमें हमें दर कैसे लिखनी होगी बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं। तो यहाँ होगा अभिक्रिया की दर, यानी कि किससे डिनोट करते हैं, R से बराबर, शुरू में क्या है, A। तो A क्या होता है बताओ जल्दी से, A अभिकारक है, A और B दोनों अभिकारक हैं, C और D दोनों उत्पाद हैं। तो अभिकारकों की सांद्रता में बच्चों क्या होगी, कमी होगी। तो यहाँ यूज होगा माइनस और यहाँ लिखेंगे D, और यहाँ बड़े ब्रैकेट में लिख देंगे A/dt। डेल्टा की जगह, डेल्टा के स्थान पर क्या यूज करना है, D का प्रयोग कर देंगे, तो वो तात्कालिक दर पढ़ी जाती है। इसके बाद बराबर B भी हमारा क्या है, अभिकारक है। तो -D बड़े ब्रैकेट में डाल देंगे B/dt
बराबर C क्या है, उत्पाद, तो माइनस नहीं लगेगा। तो क्या आया बच्चों, dC अपॉन dt बराबर, ये भी क्या है, उत्पाद, तो D कैपिटल D अपॉन dt, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो कितना आसान है। तो तात्कालिक दर के लिए सीधा सीधा माइनस, अभिकारकों की तरफ माइनस लगाएंगे, और जो उत्पाद की तरफ वाला होता है उधर हमें माइनस यूज नहीं करना होता बच्चों। ठीक है, अच्छा एक तो ये हो गया। अब देखो बच्चों, अगर कंडीशन कुछ ऐसी आ जाए, कंडीशन कुछ ऐसी आ जाए भाई, तो फिर क्या करते हैं, कंडीशन कैसी आ जाए कैसी आ जाए कि भाई यहाँ स्मॉल a कैपिटल A, स्मॉल b कैपिटल B, ठीक है सर, स्मॉल c कैपिटल C प्लस स्मॉल d और कैपिटल D, ठीक है, के लिए अभिक्रिया की दर क्या होगी। ठीक है सर, तो अगर ऐसी कंडीशन भाई हो कि a प्लस b है ना, और c और इस टाइप से हो, तो उसको हमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें आपको ज़्यादा कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इतना ज़्यादा अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो अभिक्रिया की दर क्या करना है, तो ये जो a, b, c और d ये जो लिखे हैं ये क्या हैं, ये जैसा आप देखते हैं, जैसा आपने देखा कि भाई यहाँ क्या लिखा है H2, और H2 के साथ साथ हमने लगा दिया यहाँ 3H2। तो ये जो 3 है ये स्मॉल a है, और जो H2 है ये आपका कैपिटल A है, यानी कि इसके साथ में कुछ अणुओं की संख्या जो लिखी जाती है वो ये स्मॉल a, b, c होते हैं। तो अगर ये ऐसे कोई अणु वहाँ पे लिखा हुआ आ जाए तो फिर उसको क्या करना है, कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभिकारक है तो लगेगा माइनस, और इसको ले लेंगे किसके, 1 के बटे में, तो माइनस 1/a, ठीक है, 1/a, और बाकी a के लिए जैसे हम लिखते थे क्या था, dA अपॉन dt, ये हो जाएगा इसके लिए, बराबर b के लिए क्या होगा, b भी आपका क्या है, अभिकारक है बच्चों, तो यहाँ भी हम माइनस लगाएंगे 1/b, और फिर क्या लेंगे बच्चों, d बड़े ब्रैकेट में b और dt, ये हो जाएगा बस 1 के बटे में। तो माइनस तो पहले भी लगाते थे अभिकारकों की तरफ, बस ये जो छोटे वाले a b हैं, यानी कि जो अणुओं की संख्या होगी उसको हम 1/2, 1/3 ऐसे करके लिख लेंगे बच्चों, बराबर, ठीक है, इक्वल टू किसके, cc, तो cc 1/c, माइनस नहीं लगेगा तो क्या होगा, dc अपॉन dt बराबर, फिर क्या होगा 1/d कैपिटल D अपॉन dt, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार से अगर कोई आपको अणु परमाणु संख्या दी हो तो उसको करते हैं। अब देखो कैसे करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ एक एग्जाम्पल से, और बच्चों जल्दी से एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है बच्चों, देखो ज़रा, जैसे हमारे पास आया बच्चों N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल, ठीक है, 2NH3, ये एक अभिक्रिया होती है हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण करना। तो इसके लिए दर क्या कैसे लिख सकते हैं बच्चों, अभिक्रिया की दर है ना, बराबर, तो N2 का मतलब क्या हुआ, यहाँ तो कोई अणु ABCD लिखा नहीं भाई, तो इसमें लगाएंगे D, और जो N2 है इसको डालेंगे बड़े ब्रैकेट में, अपॉन आ जाएगा dt बराबर। अब देखो ये यहाँ पे आ गया 3H2, तो 3 के लिए क्या लगाया था, अगर ऐसे ये a स्मॉल b, तो ये है तो उसको 1 के बटे में लिख लेंगे, तो यहाँ आएगा, चूंकि ये उत्पाद नहीं है, ये अभिकारक है तो माइनस लगाएंगे, और सॉरी माइनस यहाँ भी लगेगा भाई, माइनस यहाँ भी लग जाएगा, माइनस आ जाएगा, तो -1/3 क्या हो गया भाई, फिर dH2 अपॉन dt बराबर, चलो ये उत्पाद है तो यहाँ तो माइनस लगने का नहीं, तो सीधा 1/2, 1/2 हो जाएगा, 2 का 1/2 dNH3 अपॉन dt, ये हमारा आंसर होगा बच्चों। किसके लिए, N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3 के लिए अभिक्रिया की दर हमारी हो जाएगी -dN2 dt
बराबर -1/3 DH2 dt और इक्वल टू 1/2 DNH3/dt। इस प्रकार से हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की तात्कालिक दर को लिख सकते हैं बच्चों। क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। नोट कर लो भाई, नोट करो भाई, नोट करो, नोट करो भाई, नोट करो, है ना? नोट कर लो सर, नोट कर लो। आप ही की तो फरमाइश पे वीडियो बनाइए भाई, आप ही ने तो कहा था भाई मुझे वीडियो बनाने के लिए ये वाली, तो नोट करें। ठीक है। जो एक छात्र हैं हमारे राजीव पटेल हैं, उन्होंने शायद ये बोला, तो राजीव पटेल जी आपके लिए ये मेहनत की जा रही है भाई, और सभी बच्चों के लिए भी। तो आपसे भी मुझे उम्मीद है पटेल साहब कि आप इस वीडियो को खुद तो देखें, लाभ उठाएं और दूसरे साथियों तक भी भेजा करो भाई। चैनल को सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को लाइक कराइए। ठीक है भाई, कमेंट्स अधिक से अधिक करो। इसको नोट कर लिया होगा आपने सर? ठीक है, आगे बढ़ूँ? चलो, वेरी गुड, वेरी गुड। जितने भी बच्चे हमारे जुड़े हुए हैं, कम हों ज़्यादा हों, भाई हैं सब बहुत बढ़िया। ठीक है, बच्चे सारे बढ़िया होते हैं यार। ठीक है ना, बच्चे तो बच्चे ही हैं भाई। ठीक है बेटा, तो बच्चे सारे अच्छे हैं। अपने अपने माता पिता से पूछो आपके बारे में, अपने अपने माता पिता के क्या हैं आप? चांद, सितारे, चंदा, मेरा राजा बेटा, मेरी रानी बिटिया ये आप हैं। तो अपने बारे में उनसे पूछा करो कितने कीमती हैं आप। रासायनिक अभिक्रिया का वेग, ठीक है, की इकाई, इकाई का मतलब बच्चों इसका मात्रक, है ना, यूनिट। तो यूनिट कैसे निकालते हैं भाई? ठीक है, चूंकि हमें पता है सर, अभी तो देखा था हमने, क्या है, क्या है, देखो भाई, अभिक्रिया की दर बराबर क्या होता है भाई? भाई सांद्रता में परिवर्तन, सांद्रता में, हाँ क्या फार्मूला था? सांद्रता में परिवर्तन। किसकी सांद्रता में परिवर्तन? भाई अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन होगा, उत्पाद में भी होगा। अभिकारक की सांद्रता में कमी होगी, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होगी, तो परिवर्तन तो दोनों में हुआ सर। तो सांद्रता में परिवर्तन बटे लगने वाला समय, यानी कि ये परिवर्तन कितने समय में हुआ, लगने वाला समय। अगर इस दर को निकाल लिया जाए तो ये दर ही हमारी अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग कहलाती है। ठीक है साहब। तो भाई इसका मात्रक निकालना, तो मात्रक निकालना तो पहले सांद्रता, तो ऊपर किसका मात्रक लिखा जाएगा? सांद्रता का मात्रक। ठीक है साहब। और नीचे किसका मात्रक आ जाएगा भैया? लगने वाला समय, यानी कि समय का मात्रक। ठीक है सर जी। तो सांद्रता का मात्रक बटे किसका? समय का मात्रक। तो सांद्रता को मापा जाता है बच्चों मोल बटे या प्रति लीटर, मोल बटे लीटर। और समय का मात्रक आपको पता होना चाहिए साहब, ये होता है सेकंड। कितना होता है सर? सेकंड होता है। ठीक है भाई। तो मोल बटे लीटर बटे सेकंड। या क्या हो सकता है बताओ जल्दी से? मोल हो गया ना, लीटर को ऊपर ले जाओ तो क्या हो गया साहब? लीटर इनवर्स, और सेकंड को भी ऊपर गया तो हो गया सेकंड इनवर्स। ठीक है साहब। तो ये हमारा एक मात्रक निकल के आया भैया, ये मात्रक निकल के आया। क्या आया? मोल इंटू लीटर इनवर्स इंटू सेकंड इनवर्स। समय आपको जिसमें भी दिया हो, समय अगर सेकंड में दिया तो सेकंड इनवर्स, मिनट में दिया तो मिनट इनवर्स, आवर में घंटे में दिया तो घंटा इनवर्स, वर्ष में दिया है तो वर्ष इनवर्स। ठीक है साहब। तो मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, ये हमारी अभिक्रिया की जो दर होती है, जिसको आर से मैंने बताया आपको डिनोट करते हैं, उसका ये हमारा क्या है? मात्रक होता है बच्चों। ठीक है, नोट कर लो जल्दी से भाई। मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स, कई बार इसका मात्रक ही पूछा जाता है। हो गया? नोट हो गया भाई? नोट हो गया? शाबाश, बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें से नेक्स्ट टॉपिक, रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, है ना, रासायनिक अभिक्रिया के
रासायनिक अभिक्रिया के वेग या इसको दर भी बोल देते हैं भाई, दर को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है साहब, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे तो देखना उसमें से ये क्वेश्चन टॉप मोस्ट श्रेणी में डाला गया होगा। बहुत बार एग्जाम में आया भाई, ये बहुत बार एग्जाम में आया। वेरी इंपॉर्टेंट। जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया की दर होती है या रासायनिक अभिक्रिया का वेग होता है, उसको कौन कौन से कारक इफेक्ट करते हैं बच्चों, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उनको प्रभावित करती है। तो इसमें प्रभावित करने वाले जो कारक हैं बच्चों, उनमें पहला कारक है वो है अभिकारकों, नोट कर लें भाई जल्दी से, अभिकारकों की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, अभिकारकों की सांद्रता। सबसे पहले ये हमारा जो कारक है, ये किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित करता है बच्चों। ठीक है, सांद्रता जो है वो इफेक्ट करता है। अगर अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा दी जाए तो वेग भी बढ़ेगा, घटा दी जाए तो वेग भी घटेगा। यानी कि ये जो हमारी अभिक्रिया की जो सांद्रता होती है, ये अभिक्रिया के वेग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, समानुपाती होती है। तो क्या लिख सकते हैं हम, अभिक्रिया की दर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसकी, अभिकारक या अभिकारकों की सांद्रता। ठीक है जी, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है भाई, इसको नोट कर लेना भाई। जैसे फॉर एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल देख लो, तो A प्लस B इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है साहब, प्रोडक्ट, ये हमारी कोई रासायनिक क्रिया है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होगी वो किसके समानुपाती होगी, अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती। तो क्या हो जाएगा, अभिक्रिया की दर यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, A है ना, A इंटू B, कंसंट्रेशन ऑफ द A एंड कंसंट्रेशन इंटू B, दोनों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है, ये नियम आपको बताया गया। इस नियम को क्या बोलते हैं, बोलो कौन सा नियम होता है ये, सोच के बताओ जरा मुझे। जो भी मैंने आपको बताया, अभिकारकों की सांद्रता जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बच्चों, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम होता है। और इसी में आपको पता है फिर कि जब हम निकालते हैं अभिक्रिया की दर R बराबर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ क्या आ जाता है, नियतांक के रूप में वेग स्थिरांक K इंटू A इंटू B। तो ये है, तो क्या है बच्चों, क्या है, अभिकारकों की जो सांद्रता होती है वो अभिक्रिया की दर को बिल्कुल डायरेक्टली क्या करती है बच्चों, उसको प्रभावित करती है। अगर आप सांद्रता बढ़ाओगे तो अभिक्रिया की दर बढ़ेगी, सांद्रता घटा दोगे तो अभिक्रिया की दर घटेगी। देखो रटने की जरूरत नहीं है, ठीक है, रटना क्यों है, सीधा सीधा लिखिए भाई, अभिकारकों की सांद्रता अभिक्रिया की दर के समानुपाती होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अगर इन सांद्रताओं को बढ़ाओगे तो दर बढ़ेगी, सांद्रताओं को घटाओगे तो दर घटेगी। वेरी सिंपल। तो ये पहली चीज है अभिकारकों की सांद्रता बच्चों, जो हमारे अभिक्रिया की दर को प्रभावित कर सकती है। दूसरा कारक है बच्चों, बहुत इफेक्टिव कारक होता है, जिसको हम बोलते हैं ताप यानी कि टेम्परेचर। ठीक है भाई, टेम्परेचर। तो देखो अभिक्रिया की जो दर होती है ना भाई, अभिक्रिया की दर वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेगी। अगर हम किसी अभिक्रिया का ताप बढ़ा देंगे बच्चों, तो अभिक्रिया तेजी से होगी या धीमी गति से होगी। याद रखो, अगर किसी अभिक्रिया का ताप आप बढ़ा रहे हैं तो अभिक्रिया पहले की अपेक्षा तेजी के साथ होगी, उसमें कमी नहीं होगी। सपोज आपने एक बर्तन के अंदर चीनी ली और पानी लिया, उसको आप बिल्कुल ठंडी अवस्था में रख दो तो उसको डिजोल्व होने में चीनी को टाइम लगेगा। लेकिन अगर आपने बर्तन को
किसी गैस के ऊपर रख करके गर्म कर दिया, उसके अंदर चीनी है, पानी है, गर्म कर दिया, तो चीनी पहले वाली ठंडेपन की अपेक्षा गर्म होने के उपरांत उसमें जल्दी डिसॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि जो ताप होता है, ताप जो है वो बिल्कुल जो अभिक्रिया का वेग होता है उसको प्रभावित करता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है भाई, अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ता है। कब बढ़ता है, ताप बढ़ाओगे तो, ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। तो दूसरा कारक हमारा हुआ, क्या है बच्चों दूसरा कारक बताओ, ताप। और एक सामान्य नियम, एक जनरल रूल भी है बच्चों, अगर किसी अभिक्रिया का टेम्परेचर हम 10 डिग्री सेल्सियस तक इंक्रीज कर देते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हैं, तो उस अभिक्रिया का जो वेग है वो 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, 2 से 3 गुना तक बढ़ जाता है अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देते हो। ठीक है, तो इसका मतलब बिल्कुल टेम्परेचर जो है वो इफेक्टेड करता है। चलो तीसरा कारक क्या है भाई, तीसरा कारक है सर उत्प्रेरकों की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ द कैटलिस्ट, उत्प्रेरकों की उपस्थिति। ठीक है सर जी, तो भाई जो उत्प्रेरक होते हैं वो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाने अथवा घटाने का काम करते हैं। जरूरी नहीं है कि बढ़ाएंगे ही, बहुत मोस्टली जो कैटलिस्ट होते हैं बच्चों वो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी हो सकते हैं जो अभिक्रिया के वेग को पहले की अपेक्षा कम भी कर सकते हैं। यानी कि इनकी प्रेजेंस से अभिक्रिया का जो वेग होता है या दर होती है वो इफेक्ट होती है। ठीक है, तो जैसे हम एक रिएक्शन देखते हैं, हमने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था N2+3H2, ठीक है सर, रिवर्सिबल 2NH3, हैबर विधि से अमोनिया का निर्माण। तो जब हम यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन को बच्चों 1:3 के अनुपात में लेते हैं, लगभग 450 से 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर और लगभग 200 वायुमंडलीय दाब पर लेते हैं, और इसमें साथ साथ हम डालते हैं Fe, आयरन इसका पाउडर, और साथ में हम डालते हैं मोलिब्लिडिनम। तो बच्चों जब इसमें हम Fe डालते हैं ना, Fe डालते हैं, MO डालते हैं, तो ये जो अमोनिया गैस बनने की गति है, ये अमोनिया होती है NH3, इसके बनने की जो गति है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि अमोनिया गैस पहले की अपेक्षा तेजी से हमें मिलने लगती है। कब, जब हमने इसमें Fe और MO मिलाया। तो किससे इफेक्ट हुआ ये मामला, Fe और MO से। तो जहां जो Fe है वो यहां पर काम करेगा उत्प्रेरक का। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दें या घटा दें, उन्हें ही हम बच्चों उत्प्रेरक या कैटलिस्ट बोलते हैं। तो Fe यहां पर कैटलिस्ट है, और जो MO होता है ये कैटलिस्ट, जो हमारा उत्प्रेरक है उसकी शक्ति को बढ़ाने का काम करता है। तो इसको बोलते हैं उत्प्रेरक वर्धक। ठीक है, तो उत्प्रेरकों की उपस्थिति से, उत्प्रेरक की उपस्थिति से जो हमारा अभिक्रिया की दर होती है बच्चों वो परिवर्तित हो सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। कुछ बढ़ाएंगे, कुछ घटा भी सकते हैं, जरूर नहीं है कि बढ़ेगी ही, लेकिन टेम्परेचर से बताया बढ़ेगी। सांद्रता घटाओगे बढ़ाओगे तो घटेगी बढ़ेगी। उत्प्रेरकों की उपस्थिति, 3 पॉइंट हमारे इसमें मुख्य ये हुए। अब इसमें चलते हैं 4th पॉइंट बच्चों। ये बिल्कुल थियोरेटिकल क्वेश्चन है आपका, और बहुत बार एग्जाम में बच्चों ये आया है। आप पिछले साल के पेपर उठा के देखें, और मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए इस चैप्टर से, उसमें आप देख लें, तो वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 100% वाले सारे मैं आपको इस 3 या 4 जो भी वीडियो इसमें बने हैं पूरा चैप्टर कवर कराऊंगा मैं। ठीक है भाई, क्योंकि 7-8 नंबर का सवाल है सर जी। तो इसके बाद जो 4th पॉइंट है भाई, वो है हमारे जो अभिकारक हैं उनकी प्रकृति कैसी है, नेचर, अभिकारकों की प्रकृति। अगला जो इफेक्ट करता है रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, वो कौन करता है भाई, अभिकारकों की प्रकृति। हमारे अभिकारकों की प्रकृति कैसी है। ठीक है, हमारे जो अभिकारक हैं वो कैसे हैं, ध्रुवीय हैं, अध्रुवीय हैं, कैसे हैं, जल्दी बॉन्ड टूट सकते हैं या देर में बॉन्ड टूट सकते हैं। आपको पता है जब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करता है तो वहाँ पर बच्चों क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड
बनते हैं दूसरे पदार्थ के अणुओं या परमाणुओं के साथ। तो वो उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा, अभिकारक की प्रकृति हमारी कैसी है। एक अभिकारक हमने ले लिया पानी, दूसरा अभिकारक हमने ले लिया तेल। तो बच्चों देखो, अभिकारक में दोनों ही लिक्विड हैं, पानी भी लिक्विड होता है, तेल भी लिक्विड होता है। लेकिन आपको पता है कि जो पानी होता है उसकी नेचर अलग है, और जो आपका तेल है, खासतौर से आप लगाइए माइंड में, सरसों का तेल, उसकी नेचर बिल्कुल अलग है। तो अभिकारक आपने कैसा लिया, उसकी नेचर कैसी है, इस बात पर भी उस रासायनिक अभिक्रिया का वेग क्या करता है बच्चों, क्या करता है, उससे प्रभावित हो सकता है। एक 5वां पॉइंट भी आप इसमें लिख दें प्रेजेंस ऑफ द लाइट, प्रकाश की उपस्थिति। बच्चों अगर वहाँ लाइट, प्रकाश है, तो कुछ रासायनिक क्रियाएं तो ऐसी हैं बहुत तेजी से होती हैं भाई प्रकाश की उपस्थिति में। जैसे हाइड्रोजन को क्रिया क्लोरीन से कराएं, H2 + Cl2 इक्वल टू बनता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये क्रिया बच्चों सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो अगर यहाँ सूर्य का प्रकाश इस क्रिया में हम डाल दें, तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो गैस निर्मित हो रही है HCl, वो बहुत तेज़ी से होने लगती है। और अगर सूर्य का प्रकाश वहाँ नहीं है तो भाई क्रिया बहुत धीमी गति से, ऐसा भी हो सकता है कि ना हो। तो यहाँ पर इस क्रिया को इफेक्ट किसने कर दिया भाई, प्रकाश की उपस्थिति ने। तो प्रकाश की उपस्थिति भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग यानी कि रासायनिक अभिक्रिया की दर को बच्चों क्या कर सकती है, प्रभावित कर सकती है। ठीक है, तो ये 5 कारक अगर आप पेपर में लिख के आ जाते हैं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। 5 कारक मैंने आपको बताए। पहला बताया था अभिकारकों की सांद्रता, दूसरा बताया ताप, तीसरा बताया उत्प्रेरकों की उपस्थिति, चौथा बताया अभिकारकों की प्रकृति, और 5वां बताया बच्चों प्रकाश की उपस्थिति। तो इनकी प्रेजेंस में रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग होता है या दर होती है वो प्रभावित हो सकती है बच्चों। ठीक है, तो इन टॉपिक्स को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है बच्चों, जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी तो बहुत अच्छी बात है। फिर इस चैप्टर में आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली, चाहे वो न्यूमेरिकल पोर्शन हो, चाहे आपका थ्योरेटिकल पोर्शन हो, डेरिवेशन हो, सिद्ध करने वाले अभिष्ट व्यंजक हो, सारे के सारे आपकी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा इत्मीनान से और थोड़ा सा बच्चों क्या करना होता है कि थोड़ा सा आपको भाई धैर्य तो देखो दिखाना पड़ेगा। ये नहीं कि आप वीडियो लेकर बैठ के और अपना 5 सेकंड की देखी आगे कर दी, 5 सेकंड की देखी फिर आगे कर दी, तो बेटा ऐसे नहीं सीख पाते, है ना। थोड़ा सा समय तो देना पड़ता है। बच्चे IAS की तैयारी कर रहे हैं, PCSC कर रहे हैं, 18-18, 20-20 घंटे, 22-22 घंटे, बाजा बच्चा 15 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे पढ़ाई कर रहा है। तो बाद में जब वो अधिकारी बनता है तो उसको वो समय अपना याद भी रहता है। तो आपके पास भी ये समय है भाई, इंटरमीडिएट की परीक्षा है बच्चों, तो समय तो देना पड़ेगा, थोड़ी वीडियोस देखनी पड़ेंगी। ठीक है बच्चों, तो इसमें एक चीज़ मैं और इसमें बताकर इस वीडियो में आपको मैं ख़त्म करूँगा क्योंकि ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक रूल आपको मैं बताता हूँ, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। ये कक्षा 11 में भी आपने पढ़ा होगा। उसके हिसाब से कक्षा 11 के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट नियम माना जाता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, ACTION। ठीक है भाई, तो क्या नियम बताया बच्चों, लॉ ऑफ मास एक्शन, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। इसकी भी हमें यहाँ जरूरत पड़ती है भाई। किसकी जरूरत पड़ती है, इस नियम की भी जरूरत हमें यहाँ पर पड़ती है। तो भाई जो क्या बताया गया है इस नियम के अनुसार कि जो हमारा अभिकारक होते हैं, किसी रासायनिक अभिक्रिया में जो अभिकारक होते हैं, उन अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल, उन अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल हमारी उस रासायनिक अभिक्रिया के वेग के समानुपाती होते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था। ठीक है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिक्रिया की दर उसमें उपस्थित अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों गुणनफल के समानुपाती होते हैं। लिख दूं क्या, चलो लिखूंगा तो यार टाइम लगेगा, है ना। चलो लिख देता हूं, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, ठीक है, की दर, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके
उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। ठीक है भाई। तो मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ये तो होगी इसकी बात। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हालांकि मैंने आपको पहले बताया, जल्दी जल्दी देखिए। हमारे पास कोई रासायनिक क्रिया है बच्चों, A + B = प्रोडक्ट। इसमें यहाँ पर हम प्रोडक्ट इसलिए लिखते हैं या क्रियाफल या उत्पाद लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें उत्पाद की जरूरत ही नहीं है ना। इस पूरी में देखो, किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के, यहाँ बात किसकी हो रही है बच्चों, केवल अभिकारकों की, तो प्रोडक्ट की जरूरत ही नहीं है। अभिकारक A और B हो गया, के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो जो A है, अभिकारक A है, अब इसका A का हमें क्या निकालना है बच्चों, सक्रिय द्रव्यमान। A का सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास। तो सक्रिय द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, तो बड़े ब्रैकेट में A को लिख दो तो सक्रिय द्रव्यमान आ जाता है। इसी प्रकार जो B है, इसका अगर आपको सक्रिय द्रव्यमान निकालना हो तो क्या करो, बड़े ब्रैकेट में B को रख दो तो आपका सक्रिय द्रव्यमान आ जाता है। अगर A और B को हम बड़े ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे तो वो माना जाता है कि उसका सक्रिय द्रव्यमान, एक्टिव मास निकल गया है। ठीक है भाई, ये हो गया इनके सक्रिय द्रव्यमान। A का बड़े ब्रैकेट में A, B का बड़े ब्रैकेट में B। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर, देखो अभिक्रिया की दर, और वो कौन होती है, R। दर उसके अभिकारकों के, अभिकारक कौन कौन है, A, B, अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के, सक्रिय द्रव्यमान क्या आया इसका, बड़े ब्रैकेट में A और बड़े ब्रैकेट में B, सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो सक्रिय द्रव्यमान A का तो आया बड़े ब्रैकेट में A और भाई B का आया बड़े ब्रैकेट में B, दोनों के गुणनफल के समानुपाती होती है। यहाँ ये समानुपाती, प्रोपोर्शनल, समानुपाती होती है। तो है ना, तो थोड़ा सही लिख दूंगा भाई, चलो सही लिख देता हूँ यार, सही लिख देता हूँ भाई। तो अभिक्रिया की दर यानी कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। एक्टिव मास कैसे निकलता है, बड़े ब्रैकेट में रख दो, बस हो गया। चलो तो भाई अब क्या करते हैं, आपको पता ही है, R बराबर, जब हम प्रोपोर्शनल हटाते हैं और बराबर का निशान लाते हैं तो कोई कांस्टेंट हमें प्रयुक्त करना पड़ता है। तो कांस्टेंट यहाँ आ जाएगा कौन बच्चों, K। तो K एक A और इंटू B। ठीक है भाई। तो ये जो हमारा है, ये देखिए, ये हमारा कौन सा रूल है, इसी को बोलते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम, यानी कि लॉ ऑफ मास एक्शन। बहुत अच्छा नियम है। तो इस प्रकार से इसमें ये हो जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, अगर हमारे पास क्रिया ऐसे हो, देखो ये एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लो भाई। अगर ये होती सर हमारे पास A + B + C = प्रोडक्ट, तब क्या करते भाई, तो R इज प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। तीनों का जो गुणनफल है, एक्टिव मास कैसे निकल गया, बड़े ब्रैकेट में रख दिया, हो गया, और इनका गुणनफल इंटू एक्टिव मास ऑफ C। ठीक है भाई, प्रोपोर्शनल। तो R इक्वल टू करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, K। तो K A इंटू B इंटू C हो गया। ये हमारा इस अभिक्रिया A + B + C = प्रोडक्ट के लिए अभिक्रिया की दर निकल गई हमारी, R = K A इंटू B इंटू C। ये हमारे काम आता है सर जी, कौन सा, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। नोट कर लिया क्या सर आपने, नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है भाई, नोट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है ना। आप जैसे शिष्य जिस गुरु को मिल जाए भाई, तो उसकी तो बल्ले ही बल्ले
है ना। ठीक है नहीं। और जैसे शिष्य कहना मानते हैं क्या आप मेरा? मुझे क्या पता मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन मान लिया करो यार, कहना मानोगे तो भले में रहोगे, ठीक है ना। तो अगर मुझे मेरा कहना मानेंगे सुनेंगे तो भाई आपको फ़ायदा होगा। जो मुझे एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बातें बताता हूँ, तो आप कहना माने। जो हमारे बच्चे वो भी जो बाहर के बच्चे हैं, राजस्थान और दूर दूर तक के बच्चे मुझे कमेंट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है यार, आप इतनी अच्छी अच्छी जगहों से बच्चे हैं, राजस्थान से हैं। मुझे प्रैक्टिकल्स वीडियो हैं उन पर राजस्थान के बच्चों के कमेंट्स आए, बड़ा अच्छा लगा यार मुझे। राजस्थान बहुत अच्छा, मैं कई बार गया हूँ, कोटा में, उदयपुर में, यहाँ तक माउंट आबू में मैं गया, बहुत अच्छा लगा। ठीक है बच्चों, तो आप कहना माने करो यार, कहना मान लोगे तो ही फ़ायदा होगा। अब मैं आपको ये तो नहीं कह सकता कि भाई मानना ही पड़ेगा, वो तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है ना यार। तो मुझे यकीन है कि आप लोग मानते भी होंगे। तो बच्चों देखिए, अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स देखिए, बेस है बच्चों, अगर ये सीख गए ना आप लोग तो फिर बेटा आपको इसमें कोई समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, अगर ऐसे कोई हमारे पास क्रिया आ जाए भाई, एग्जाम्पल 3 देख रहा हूँ, a + 2b = प्रोडक्ट, तो इसके लिए हम कैसे लिखेंगे भाई? दर। तो दर r बराबर, सीधा बराबर लिख दो, प्रपोर्शनल लिखने की जरूरत नहीं है। r बराबर लगाओगे तो k ले आओ, बस इतना ध्यान रखो, और प्रपोर्शनल लगाओगे तो k गायब। तो ये हो जाएगा a, है ना, इंटू लगाने की भी जरूरत नहीं होती। तो ये क्या है? b। अब देखो इधर देखो, b के कितने अणु हैं भाई? यहाँ 2 हैं। तो 2 हैं तो ये यहाँ घात में जाएगा, बस याद रखना आपको, ये कहाँ चला जाएगा? इसकी घात में। तो क्या दर आई? a + 2b = प्रोडक्ट के लिए दर क्या आई? r बराबर k a इंटू b की घात 2 या b² कह लो, ये इसके लिए दर हो जाएगी। ठीक है साहब, देखो कितना आसान है। चलो इसको देख लेते हैं भाई, क्या सर, यानी कि क्या कंडीशन है ये कंडीशन ऐसा है भाई, a + b = या प्लस भी कर लो, चलो प्लस c = प्रोडक्ट। ठीक है साहब। तो इसके लिए दर क्या होगी सर? r बराबर, तो यानी कि ये है ना, जो ये वाली, हम जब तात्कालिक दर निकालते थे वहाँ पर तो उसका सिस्टम अलग था, वहाँ पर देखते थे आप, तो वहाँ हम बटे में ही करते थे। लेकिन यहाँ हम अभिक्रिया का वेग द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से निकाल रहे हैं, तो ये वाली चीज़ें हमें कहाँ ले जानी? घात के ऊपर ले जानी है। तो a की घात a इंटू b की घात b और c की घात c, ये हो जाएगा साहब। ठीक है। तो यानी कि जो ये यहाँ जो होंगे हमारे अणु परमाणु, से यहाँ 2 थे तो घात में चला गया, तो जो ऐसा होगा उसको आपको घात में ले लेना है। कुछ इधर लिख दूंगा 1-2 एग्जाम्पल। हाँ लिख लेते हैं, क्या हो गया भाई, बोर्ड तो अपना ही लिख लेते हैं यार, बोर्ड तो अपना ही है ना, बोर्ड तो अपना ही है, और भाई फ्री में आप लोगों की सेवा भी चल रही है ना। लेकिन बच्चों ये काम इतना बढ़िया है ना, मन को संतुष्टि होती है। अगर कोई बच्चा ये कह देना कि सर आपका पढ़ाया हुआ समझ में आ गया और मुझे इसका फ़ायदा भी मिला, तो यार हमारी गुरुदक्षिणा हो जाती है ना। तो यही है बच्चों, बस थोड़ा हम लोग भी आप लोगों के साथ ही हैं, है ना। आप नहीं तो हमारी लोगों की क्या वैल्यू भाई, अगर स्टूडेंट ही नहीं होगा तो टीचर को कौन पूछ रहा है। तो यार आप ही तो हीरो हैं, आप ही के साथ ही सब कुछ है, तो बड़ा मज़ा आता है आप लोगों के साथ। चलो देखो जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं बच्चों। जैसे बच्चों आया मेरे पास N2, इसको लेता हूँ मैं, प्लस 3H2 रिवर्सिबल, मतलब उत्क्रमणीय, दोनों दिशाओं में चलती है क्रिया, 2NH3। ठीक है भाई। तो इसके लिए हमें अभिक्रिया की दर निकालनी R, तो R बराबर लिया तो K आ गया। ठीक है साहब। अब ये इसको A मान लो, इसको B मान लो, तो क्या आया? N2 बड़े ब्रैकेट में N2 इंटू, फिर दूसरा कौन है? हाइड्रोजन। लेकिन इसको देख रहे हैं आप, यहाँ कितनी बार है? 3 बार, तो ये 3 बार यहाँ घात में जाएगा भाई। प्रोडक्ट से हमें कोई मतलब नहीं है, इसकी कोई जगह नहीं है यहाँ, इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं हमें।
किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर उसके अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होती है। तो इसके लिए अभिक्रिया की दर आई R बराबर K इंटू N2 और इंटू H2 की घात 3 यानी कि क्यूब हो गई। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। इसकी आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है बच्चों, ठीक है। 11th में नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं यार, उससे क्या फर्क पड़ गया, पीछे नहीं पढ़ा तो बस अब क्या करें जी। अरे इस बात से रोने से क्या लेना देना भाई, नहीं पढ़ा तो पढ़ा दिया। और कभी कभी ये क्वेश्चन पेपर में ये भी आ जाता है भाई, द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम बताइए क्या है। तो इसको भी आपको देखो मैंने बताया कैसे करते हैं, ये सब चीज़ बताई। तो अगर ये चीज़ें आप धीरे धीरे सीख रहे हैं बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की कोटि, उसके प्रकार, और फिर उस पर हम बात करेंगे शून्य कोटि, प्रथम कोटि के व्यंजकों पे, उसके न्यूमेरिकल्स पे। तो ऐसे आपको ये एक बहुत बेहतरीन वीडियो मैंने आपको दी है। ठंडे दिमाग से देखना बच्चों, जल्दबाजी में नहीं देखना है। और सब बच्चे एक बात का ज़रूर यार थोड़ा सा सहयोग करो कि भाई इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो यार। और शेयर करने के उपरांत बच्चों कमेंट्स भी लिखा करो, उससे उत्साह बढ़ता है। जब कमेंट्स ही नहीं आएंगे, कोई इसको लाइक नहीं करेगा वीडियो को, तो क्यों बनाई जाएगी भाई वीडियो, है ना बच्चों। तो क्यों हम, अच्छा लगता है यार कि देखो मज़ा आता है सोच करके कि यार राजस्थान के बच्चे, मध्य प्रदेश के बच्चे, उत्तर प्रदेश के बच्चे, मैं यहाँ उत्तराखंड में बैठा हूँ, उत्तराखंड के हरिद्वार से, है ना। आप कभी हरिद्वार आएँ तो मुझे कमेंट करके बताएं कौन कौन बच्चा हरिद्वार आया है, और 4 धाम यात्रा किस किस बच्चे ने की यार। और राजस्थान में या मध्य प्रदेश में जहाँ भी आप देखते हैं तो वहाँ पर कौन कौन से हिस्टोरिकल प्लेस हैं यार, वो भी बताओ, थोड़ा सा कमेंट करके बताया करो भैया। तो जुड़े रहें मेरे साथ। और इसी प्रकार से जब बच्चों जो भी आपको समस्याओं में लगातार आप ही के द्वारा कहा गया, तो इस चैप्टर को मैं लेके आया हूँ बच्चों। तो इसलिए ध्यानपूर्वक इसको पढ़ें और पढ़ करके इसका लाभ उठाएं। बोर्ड एग्जाम के लिए यार बेस्ट विशेज़ मेरी ओर से, आप बहुत अच्छा करें बोर्ड एग्जाम में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे इतने बच्चे भी होंगे वो सब बेहतरीन काम करेंगे बोर्ड एग्जाम में। बी पॉजिटिव यार, है ना। थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू, नमस्कार।